नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में आज बड़ी सियासी मुलाकात हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। अब बात सिर्फ दिल्ली के अध्यादेश पर हुई या 24 के चुनाव पर भी, यह तो इन दोनों नेताओं ने खुलकर नहीं बताया। लेकिन राज्यसभा में दिल्ली के मुद्दे पर, जिसे अरविंद केजरीवाल 24 का सेमीफाइनल कहते हैं, उस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपने पूरे समर्थन का वादा उन्हें कर दिया। अब तक केजरीवाल देश के अलग अलग पार्टियों के 8 बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर जिस कदर एक्टिव हैं, जिस कदर देश में घूम रहे हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं, तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। तीसरा मोर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ये दोनों वो नेता हैं जो बीजेपी के तो खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस से भी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने इस काम के लिए राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा हो। इसी लिस्ट में आप ममता बनर्जी और केसीआर जैसे नेताओं का नाम भी जोड़ सकते हैं। तो क्या 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश और केजरीवाल के बीच कोई जुगलबंदी हो सकती है? क्या कोई नया फ्रंट शक्ल ले सकता है? केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान थे, सांसद संजय सिंह थे, उनकी शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना थी। अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल थे। यूं तो केजरीवाल का यह भारत भ्रमण उस अध्यादेश के खिलाफ है जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिला अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश 8 दिन बाद ही पलट दिया। मगर जानकारों की राय में इस अध्यादेश को मैग्नेट बनाकर केजरीवाल एक और मोर्चा खड़ा करने की फिराक में है। इससे पहले केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। सवाल है कि 2024 के चुनाव में कितने मोर्चे मैदान में होंगे? एक मोर्चा खुद मोदी का, दूसरा मोर्चा राहुल का। क्या केजरीवाल तीसरा मोर्चा बनाने के लिए निकले हैं? यहां एक बड़ा पेच ये भी है कि राहुल केजरीवाल के करीब नहीं जाना चाहते और अखिलेश राहुल के करीब नहीं जाना चाहते। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को। ऐसे नेताओं में ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव भी हैं, जिन्हें 2024 में अपने सूबे में कांग्रेस की एंट्री से परहेज है। केजरीवाल इन दोनों से भी समर्थन मांगने के नाम पर मिल चुके हैं। ममता की पार्टी तो ये संकेत भी दे चुकी है कि जो जहां जिस राज्य में मजबूत है वहां अकेले अकेले ही लड़े। ये लोग कांग्रेस को अपने सूबे में एंट्री नहीं देना चाहते। एक मोर्चा नीतीश कुमार भी खड़ा करने वाले थे, मगर पटना में होने वाली उसकी बैठक टल गई। कहा गया कि भागलपुर का पुल ढहने के साथ नीतीश का मोर्चा बनाने का अरमान भी ढह गया। सवाल है कि 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में विपक्ष यूं ही मल्टीपल मोर्चों में बिखरा होगा या उसकी कोई एक सूरत बनेगी? रुक करते हैं मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जैस्मीन शाह साहब जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। जैस्मीन, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी से। अब दोनों नेताओं की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुलाकात के बाद, केजरीवाल साहब और अखिलेश यादव जी की मुलाकात अध्यादेश के मुद्दे पर थी, लेकिन दोनों ने बात 2024 के चुनाव की। सुधांशु जी, आज
अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी वही लाइन दोहराई दोबारा जो वो हर नेता से मुलाकात की बात कहते हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। बिल हार गया राज्यसभा में तो ये लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा कि मोदी नहीं आ रहे दोबारा। और अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि हमारा पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है और वो डरे हुए इस बात से हैं। यूपी का फिगर नहीं बताया, लेकिन दिल्ली का फिगर बताया कि दिल्ली में कहीं 7 बटे सन्नाटा ना हो जाए बीजेपी। देखिए, ये दो मायूस नेताओं की मुलाकात थी और ये मायूस किस बात पे थे? ये कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने जितना आघात भाजपा को पहुंचाया उससे ज्यादा गहरी बिजली इनके अरमानों पे गिरी, क्योंकि ये दोनों ही नेता वो हैं जिनके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाब था कि वो एक विकल्प के रूप में विपक्ष के विकल्प के रूप में कांग्रेस के स्थान पे अपना स्थान बनाएंगे। और केजरीवाल जी की पार्टी तो गुजरात में कांग्रेस का वोट काटने के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित थी। अखिलेश जी को लगता था वो देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 सीटें आती हैं उसके नेता हैं, तो इस आधार के ऊपर उनका हो जाएगा। और दूसरी बात आप देखिए, ये वो नेता है, याद करिए, केवल 10 साल पुरानी बात तो है 2013 में केजरीवाल जी के सुमधुर वक्तव्य समाजवादी पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में, उनको भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा बताने वालों में, उनके बारे में क्या क्या परिवारवाद का प्रतीक बताने वालों में, और आज दोनों साथ में। इसे लगता है कि एक दशक में गंगा जमुना में कितना पानी बह जाता है और जो लोग दावा करते हैं कि नई राजनीति आएगी, वो नई राजनीति कैसे काल की धारा में तिरोहित हो जाती है, वह दृश्य दिखाई पड़ता है। और तीसरे दृष्टि से ये जोड़ी और मजेदार है। सौरभ जी, राम मिलाई जोड़ी। एक तरफ केजरीवाल जी हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं जिनका दिल्ली में उनकी पार्टी का लगभग कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरे भाई, दोनों एक दूसरे को कौन सा सपोर्ट करने वाले हैं? हां, कांग्रेस से अगेंस्ट में दोनों रहने वाले हैं, चूंकि उनको लगता है अखिलेश जी को कि कांग्रेस को कुछ भी सपोर्ट दिया तो यूपी में उसका रिवाइवल ना हो जाए। केजरीवाल जी को लगता है कि कांग्रेस की ही पालकी उनकी कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर सत्ता की दहलीज पार की थी, तो कांग्रेस उनको समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो दो बेचारे हालात के मारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वास्तविकता में वो एक दूसरे के राज्य में किसी दूसरे को रत्ती भर भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। एक ही बस ज्वाइनिंग फैक्टर है, भाजपा के प्रति विरोध और मोदी जी के प्रति घृणा। और एक और मजेदार बात है, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में कभी न कभी लिप्त हो चुके हैं। केजरीवाल जी की पार्टी के तो नेता आज भी जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जी और उनके सत्येंद्र जैन जी। और समाजवादी पार्टी अद्भुत पार्टी है सौरभ जी, यह भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी है जिसके एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपना हलफनामा दिया था कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति का ऑफिशियल हलफनामा दिया। ऐसा मजदूर, किसान, गरीब, वंचित का नेतृत्व करने वाली आपको पार्टियां नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है ये जो कुछ भी दिख रहा है इसमें न जनता का कल्याण, न देश के विकास, न दिल्ली या उत्तर प्रदेश के विकास की कोई चिंता है, केवल अपने अपने परिवार, संपत्ति और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की चिंता है। और उसके साथ साथ विपक्ष के बीच में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कांग्रेस और इन दलों के बीच में, उस आपसी होड़ का एक चित्र है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के साथ इसका किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन या किसी भी प्रकार की कोई, आपकी बात पर दोनों हमारे सहयोगी साथी जवाब देना चाह रहे हैं। जी, आपने कहा दो बेचारे हालात के मारे एक फ्रेम में नजर आए, आज एक साथ नजर आए। जैस्मीन शाह जी, आप पहले बताएं, ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं तारीख बता रहा हूं, 31 जनवरी 2014 को एक सूची जारी की थी जिसमें कहा था कि देश के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है, उसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया था बड़े टॉप पर। और मुलायम सिंह यादव जी ने उसके बाद एक रैली में कहा था कि मैं चाहूं तो इन पर केस करके जेल भिजवा दूं अरविंद केजरीवाल जी को। आज उन्हीं के सुपुत्र अखिलेश यादव जी का समर्थन मांगने पहुंचे। सौरभ जी, सुधांशु जी ने सही कहा था, दो बेचारे हालात के मारे। लेकिन ये जो दो बेचारे, मैं बता दूं आज ये दो बेचारे देश में क्या रह गए हैं। एक तो है देश का लोकतंत्र और दूसरा है देश का संविधान। आज पूरा देश देख रहा है कैसे बीजेपी, जो भी नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अगर वो चुनाव हार भी जाती है लेकिन उस सरकार को चलने नहीं देती है। दिल्ली में जो नज़ारा पिछले 8 सालों में चला वो आप सबने देखा
कि अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी थी कि उन्होंने बदला फिर दिल्ली की जनता से लिया। अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने की सैकड़ों कोशिशें करी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा दिया उसके ऊपर। और 8 साल की लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता के हक में दिया, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सौरभ जी, आपके दर्शक को जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अगर दिल्ली वालों ने मुझे नहीं जिताया तो मैं उसका बदला अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली की जनता से लूंगा। एक अध्यादेश लेकर आए रात को 10 बजे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होती है, रात को 10 बजे लेकर आए। इसका मतलब है इनके मन में चोर अच्छा, है। ठीक। अभी हालांकि हम लखनऊ में हुई मुलाकात अखिलेश यादव जी की और अरविंद केजरीवाल जी की उस पर बात कर रहे थे। जैस्मीन शाह जो अपनी बात रख रहे थे, अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका भी। जी जैस्मीन जी, अपनी बात आप पूरी करें। अब मैं इसमें एक सवाल और आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपकी जो कह रहे थे उस पर, कि ये मुलाकात जो है, ये जब राज्यसभा में मामला आएगा तब के समर्थन के लिए वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं हर मुलाकात के बाद 24 का सेमीफाइनल, 24 का सेमीफाइनल, तो 24 के सेमीफाइनल के लिए तो चुनाव लड़ने तक सबको साथ रहना पड़ेगा ना। वो बात तो कोई भी नहीं कर रहा है अभी। सौरभ जी, आज पूरा देश देख रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट आज क्यों हो रही है। ये नजारा आपको 2014 में नहीं देखने मिला था, 2019 में भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2023 में जरूर मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। अब सारी विपक्षी पार्टियां जान चुकी है कि हम कहीं पे भी हो, हम उत्तर भारत में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, अगर हम भाजपा के खिलाफ कहीं पे भी सरकार बनाते हैं तो ये हमारे एमएलए खरीदेंगे, अगर एमएलए नहीं बिकेंगे तो ईडी और सीबीआई के फर्जी मुकदमे करेंगे। 95% केस पिछले 8 सालों में केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हुए, और अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई कानून लेके बोल देंगे कि आज से जनतंत्र खत्म, आज से वोट देने का मतलब ही खत्म, सेंटर ही पूरी देश चलाएगी। लेकिन अब तो सारी पार्टियां तो छोड़िए, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने केवल हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये जनतंत्र को बढ़ाने की लड़ाई है। मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, उनके बगैर कैसे बनाएंगे? सौरभ जी, हमारा नहीं, हम तो केवल आमंत्रण ही दे सकते हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि कोई, कांग्रेस खुद कहती है कि देश से जनतंत्र खत्म होते जा रहा है। जो मोदी सरकार है, हर जगह पे आप देखिए कि गवर्नर असेंबली का सेशन नहीं होने दे रहे हैं, बिल नहीं पास होने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारी विपक्षी पार्टी ये समझ रही है। अब एक जो बड़ी मीटिंग की आज बात हो रही है कि एंड ऑफ जून में पटना में होगी या शिमला में होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई हमें ये मोदी या बीजेपी के खिलाफ ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये भारत के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और ये जो दिल्ली में काला कारनामा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने पलट दिया, जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी को इतना डर सताता है अरविंद केजरीवाल जी का कि कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, संविधान अच्छा, चलिए ठीक है। अभी आपने जिस ओर इशारा किया, मुझे खुशी हुई, आपने खुलकर कहा कि बड़ी मुलाकात होगी, हो सकता है शिमला में हो, पटना में तो नहीं हो पा रही थी 12 जून को। अखिलेश जी, आज केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई। सुधांशु जी ने कहा ये दो बेचारे हालात के मारे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, मुझे हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां इस वक्त सबसे ज्यादा घबराई हुई हैं तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई हैं कर्नाटक के चुनाव के बाद। नहीं, कांग्रेस पार्टी से तो सबसे ज्यादा बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि उसे पता है कि इस पूरे पैन इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को बेदखल करने जा रही है, अपने मित्रों के सहयोगियों के साथ होकर के। देश आज की तारीख में बीजेपी और आतताई शासन जो दिल्ली की सरकार का है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे निजात पाना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, और ये जनता ने ये मन बना लिया है। अल्टरनेट के रूप में अपने हमारे मित्रों के साथ कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता में देखना चाहता है। तो ये तो मोदी जी, बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है, उन्हें पता भी है। मैं पिछले कई महीनों से कह भी रहा हूं कि कहीं अब बीजेपी नहीं जीतने वाली, चाहे वो हिमाचल का चुनाव रहा, चाहे कर्नाटक का रहा, चाहे आगे आने वाले जो चुनाव है, और अंत में बीजेपी दिल्ली की सीटों जाएगी 125 से 150 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी पूरे देश में। बीजेपी के लोग जहां चुनाव होगा, हाँ जहां चुनाव होगा, जिस प्रदेश में 25% बीजेपी के लोग छोड़ बीजेपी भागेंगे, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, वो भागे हैं, चाहे हिमाचल हो या कर्नाटक हो। आगे के चुनाव में देखिएगा खूब लोग भागेंगे, कुछ लोग अभी से भागना शुरू कर दिए हैं, और जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो दिल्ली की बीजेपी में भगदड़ मचेगी, बहुत जोरों से भगदड़ मचेगी, क्योंकि तो ऐसा नहीं है दिल्ली वाले, बीजेपी के अंदर भी लोकतंत्र कहां जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे? बीजेपी छोड़ेंगे,
अब वो जहां जाएंगे आपको उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि वहां भी लोकतंत्र नहीं है। देश में लोकतंत्र तो घुटन हो ही रही है, उसको न मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत है, बीजेपी या मोदी जी नहीं समाप्त कर पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में आस्था न रखने वाले जो बीजेपी दिल्ली में है, उसकी पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ठीक तो है। वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो वहां पे घुटन महसूस कर रहे हैं। ठीक, अखिलेश जी एक बात का जवाब बस दे दीजिए। अभी आपने कहा कांग्रेस के मित्र पार्टियां, अभी कांग्रेस के मित्रों में आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, ये लोग भी हैं या नहीं है जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? देखिए जहां तक आपने कही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को जब अपनी आवश्यकता पड़ती है तो वो विपक्ष को साथ लाने का बात करता है, लेकिन जब विपक्ष की बात होती है तो वो विपक्ष के साथ पिछले अतीत में नहीं आए हैं। ये फैक्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे किसी भी हो चाहे और हो। लेकिन अभी इस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बार बार पार्टी के नेतृत्व से कहा भी है कि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, निर्णय समय आने के पहले हो जाएगा। लेकिन ये सत्य है कि बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग और देश की हर राजनीतिक दल और देश की आम जनता ये चाहती है कि दिल्ली से बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। झूठे सब्जबागों पे झूठे रोजगार। आज देखिए इसी लखनऊ में कोर्ट के अंदर शूट आउट हुआ है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जहां बीजेपी देख लीजिए जंगल राज चल रहा है। पुलिस सुरक्षा में मारे जाते हैं लोग आए दिनों, पुलिस अभिरक्षा में मारे जाते हैं जिन पर 40-33 पुलिसकर्मी जिनके साथ हैं। जेल के अंदर मारे जाते हैं, कई लोग जेल के अंदर मर्डर हुए। कोर्ट के अंदर कई मर्डर हुए इसी बीजेपी की हुकूमत में। कोई सुरक्षित नहीं है। रोजाना गांव घर सड़क दुकान तो छोड़ दीजिए, उसकी तो गिनती नहीं है जब जिसको जो चारा ठोक के चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं आपकी बात का आपने जो भी भविष्यवाणी की उसका जरा जवाब ले लूं। डॉक्टर अजीज खान साहब आ रहा हूं 1 मिनट में आपके पास, जरा सुधांशु जी इसका जवाब दे दें। 100-125 सीटें इतनी भर पाएंगे आप 2024 में? अभी बताया अखिलेश प्रताप जी ने, और वो और उनकी सहयोगी पार्टियां दिल्ली से भगाएंगे। देखिए, पहली बात जहां इन्होंने बोला अखिलेश जी ने, मैं रिवर्स ऑर्डर में इनका जवाब देता हूं। यह सही है, पुलिस अभिरक्षा में कौन मारे गए हैं ये वर्ड नहीं बोला। अखिलेश जी, विनम्रता से बताना चाहता हूं, इस देश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा के घेरे में उनकी दुखद हत्या हुई है। हमने कभी नहीं ये प्रश्न उठाया था कि इंटेलिजेंस फेलोर थी और क्या था वगैरह वगैरह था। और आपने ठोक दे वाला वर्ड बोला, अभी 1.5 साल पहले किसान आंदोलन के समय कोट अनकोट में यह वर्ड था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ऐसा कर देंगे, अनकोट। और आप लोगों ने उनका समर्थन किया था। तो ये दोनों वाक्यों का मैंने यह जवाब दिया। अब मैं आता हूं, एक अच्छी बात इन्होंने बोली सौरभ जी की लोकतंत्र की जड़ें देश में बहुत मजबूत हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मात्र 4 महीने पहले डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं। और अभी बोला था राहुल गांधी ने, अब शायद व्हाइट हाउस की झिड़की खाने के बाद कम से कम इतना तो इनको समझ में आया कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की बात आप इस प्रकार से करेंगे तो उसका उचित नहीं। और तीसरी बात मैं कहूं, ये जो अखिलेश जी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, अरे यही तो खौफ का मंजर है। ये जो बाकी दोनों प्रवक्ता बैठे इनके लिए, क्यों? अभी तक तो क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी थी कांग्रेस का वोट खा के। पहली बार, अखिलेश जी की बात में मैं संशोधन कर दूं, कर्नाटक में हमारा जरा भी वोट नहीं ले पाए। वोट आपने लिया है जेडीएस का 5% वोट कम हुआ है, वो 18 से 13% पे आए, ठीक 5% आपका बढ़ा। हमारा 36 का 36 है। हम पराजित होने के बाद भी 75 साल के अपने सबसे बड़े वोट प्रतिशत के ऊपर हैं कर्नाटक में। मगर आप जहां पराजित हुए हैं वहां तो बर्बादी का मंजर है। यूपी में आप जमानत जब्त हो चुकी सारी सीटों पे, आप गुजरात में जहां 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से नहीं हारे थे, वहां 17-18% वोट पे आ गए। 13% वोट तो आपका आम आदमी पार्टी ले गई। अब कर्नाटक ने संदेश दिया सौरभ जी की पहली बार कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों का वोट घसीट सकती है। अब उस कारण से जो हड़कंप है, जो घबराहट है, वो आप खुद समझ सकते हैं। और इसीलिए देखिए क्या बोला उन्होंने, अखिलेश जी ने, कांग्रेस का तो समर्थन लेते हैं पर कांग्रेस से समर्थन नहीं देते।
कुछ हद तक बात में थोड़ी दम भी है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को लड़ने के लिए अपने इलाके में तो सीट देने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी पूछिए, एक सीट भी देंगे दिल्ली में। अच्छा ठीक है, लेकिन सुधांशु जी देखिए, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपने कहा घबराहट वहां है, लेकिन थोड़ी खबर बता रहा हूं, बताइएगा ये बीजेपी के लिए घबराहट की खबर है कि नहीं? बैठक होगी विपक्ष की, 23 जून डेट आ गई है, पटना ही वेन्यू है, ये भी साफ हो गया है। और खबर आ रही है उसमें अखिलेश यादव भी जाएंगे, अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, शरद पवार भी जाएंगे, राहुल गांधी और खड़गे साहब भी जाएंगे। ये सारी पार्टियां आ रही हैं एक साथ 23 जून। सौरभ जी आपने कितनी अच्छी बात याद दिलाई। मैं अभी आगे की बात बोलने वाला था, जो जैस्मीन शाह जी का जवाब, उसके 23 जून से कनेक्शन भी दिख गया। इन्होंने कहा था भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जिसने कि ये कहा कि कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा, मगर जैस्मीन शाह जी की आयु जरूर कम होगी, पर राजनीति में है तो याद रखना चाहिए, इस देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, जिन्होंने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, यानी न्यायालय को चलना पड़ेगा सरकार के अनुसार। ये ऑफिशियली बोला गया था। और मजे की बात सौरभ जी, 23 जून को पटना में मिलेंगे। अरे ये तिथि 25 जून के कितने नजदीक है। जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, ये वही पटना था जहां यही नीतीश कुमार जी, यही लालू प्रसाद यादव जी युवा नेता के रूप में कांग्रेस के अधिनायकवादी शासन के खिलाफ जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। और उस जमाने में जब अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री होते थे तो नारा लगाते थे कि हाथ में बबनी मुंह में पान, अब्दुल गफूर का। ठीक है सुधांशु जी, और आज वो कांग्रेस के साथ होंगे। पुनः मैं कह रहा हूं, कितने समय का वक्त की दौर क्या क्या न करवा दे, सत्ता की लाचारी, कुर्सी की बलिहारी क्या क्या न करवा दे। कहां गए मूल्य, कहां गए सिद्धांत। सिर्फ हम एक खड़े हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे 75 में भी, और कांग्रेस को। जरा डॉक्टर अजीज खान साहब आ जाएं चर्चा में, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। चलिए अच्छा, ये खबर इस बीच में आ गई। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मजबूरी है, इसके बाद आपसे ही शुरुआत करता हूं। मैं ब्रेक लेकर के आपसे शुरुआत करता हूं, लेकिन बड़ी खबर आ गई है, विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक होगी 23 जून, पटना, सारे बड़े नेता वहां जाएंगे। जेडीयू ने इसकी कंफर्मेशन की है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज लखनऊ में मुलाकात हुई अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की, और उससे बड़ी खबर अभी जो आई है वो ये कि पटना में विपक्षी दलों की 23 जून को मुलाकात होगी, जिसमें सभी बड़े विपक्षी दलों के नेता मौजूद होंगे। राहुल गांधी भी उसमें जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे, अरविंद केजरीवाल समेत, शरद पवार समेत सभी बड़े लीडर्स उसमें जा रहे हैं। लल्लन सिंह जेडीयू के नेता, वो आज उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपको सुधांशु जी आगाह कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी आप जैसे दलों का वोट खाकर ही बड़ी बनती है, और अब जो मुलाकात होगी उसमें क्या होगा देखेंगे, लेकिन कहीं आप दुश्मन को ही तो गले नहीं लगा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, 2-3 बातें बड़ी अहम है। मैं थोड़ा सा इसके बैक फ्लैश में जाना चाहूंगा। इस मुल्क की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, इन्होंने जो जो बड़े बड़े वायदे किए थे उसके मुताबिक 2014 में बड़ी माइंडेड थी। यही हाल 2019 में हुआ। इन्होंने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। जनता को तो इन्होंने धोखा दिया ही दिया, साथ ही साथ इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या ऐसे की, इन्होंने विपक्षियों को नहीं छोड़ा। कोई भी विपक्षी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने प्रताड़ित नहीं किया हो, चाहे वो ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, हर तरीके से। और लोकतंत्र का मजाक इस कदर और उड़ाया कि इन्होंने उसके जो राइट्स हैं, वो राइट्स भी देने का इन्होंने बेहतर नहीं समझा। आप देख लीजिए अभी दिल्ली में जो हालात पैदा है, आप खुद अंदाजा लगाइए। केंद्र सरकार चाहती सारे अधिकार उसके पास हो। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज बीजेपी इस मुल्क से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये नहीं चाहती संविधान रहे और संविधान की बातें हो और संविधान पर अमल हो, क्योंकि इसकी सोच गलत कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो इसने जनता को धोखा दिया, आज विपक्ष को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है, विपक्ष को सम्मान नहीं दे रही है। और जिस मुल्क में विपक्ष मजबूत नहीं होता है, विपक्ष को सम्मान नहीं दिया जाता है, यकीनन उस मुल्क का लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, उस मुल्क की तरक्की रुक जाती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का मकसद आज इस मुल्क की तरक्की को रोकने का है, सिर्फ अपने स्वार्थों को कहीं ना कहीं साथ। ठीक है, ये तो बीजेपी के खिलाफ ठीक है, आपने आरोप लगाया। अभी आपने कहा विपक्ष को मजबूत होना है, तो विपक्ष जब आप कहते हैं तो उसमें जाहिर है आप समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी को मजबूत होते देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी मजबूती चाहते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी पार्टी है ना विपक्ष। कांग्रेस की मजबूती का सवाल आम आदमी की पार्टी का मजबूती का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब विपक्ष कहीं ना कहीं उसको बोलने की आजादी होगी। वो विपक्ष अपने आवाज को उठाए, उसको आप दबाए नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि जब विपक्ष आवाज उठाए तो जो सत्ता में बैठा शख्स है वो अहंकार में आकर के उसकी आवाज को दबा दे।
ऐसा नहीं होता सौरभ जी, आप खुद समझते हैं इस बात को। ये मुल्क का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है, तमाम पार्टियां आई, तमाम लोगों ने शासन सत्ता हासिल किया, लेकिन जो स्थिति पैदा है आज कहीं ना कहीं इस देश में, तानाशाही पूरी तरह से और अहंकार से भरी हुई सरकार, कहीं ना कहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप देखिए साहब, कानून व्यवस्था की बात अभी अखिलेश जी ने ठीक है, मैं जो आपसे सीधा सा एक सवाल पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, आपको इन्हें सत्ता से बेदखल करना है, सारी विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं, सब कहते हैं एक होना पड़ेगा। अब एक होना पड़ेगा तो सबको जो है एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा ना। जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, अखिलेश यादव जी साफ कह चुके भाई हमारा उनसे कोई मेल नहीं है, कहा था ना उन्होंने, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, हमारी अपनी पॉलिटिक्स, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए सौरभ जी, जब कांग्रेस एक पार्टी है, आम आदमी दूसरी पार्टी है, समाजवादी तीसरी पार्टी है, तो हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं आज हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उस प्लेटफॉर्म पर हम एक हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या होगी, इस मुल्क की हत्या होगी, इस मुल्क के विकास की हत्या होगी, तो ऐसे वक्त में हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और आज इसलिए प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सब एक हैं। ये कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, आपने कहा इस वक्त जरूरत है एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर सबको साथ आने की, और हम खड़े हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका होने वाली है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने तो बड़ा जमाना देखा है, आरोप कांग्रेस पर ही लगते रहे कि कांग्रेस जाती है जहां पर वहां पर दूसरी छोटी पार्टियों के लिए जगह नहीं बचती। इस बार कांग्रेस अकोमोडेट करेगी सबको? सौरभ जी देखिए, मैंने अभी सुना सुधांशु जी को, अब सुधांशु जी और इनकी पार्टी को इसी तरह संतोष करना होगा, क्योंकि हारने के बाद ये कहते मिलेंगे अगले 70 सालों तक मेरा वोट परसेंटेज नहीं घटा है, हारे जरूर हैं। अब यही कहते कहते आप लोगों का भविष्य बीतने वाला है, क्योंकि आप लोगों की नस नस से इस देश की जनता वाकिफ हो गई, जान गई है। दूसरी बात, हम लोगों ने यूपीए चलाई है, कोई मित्र हमसे अलग नहीं हुआ, इंटैक्ट रहा, खूब अच्छी सरकार चलाई है। ये कभी नहीं धारणा रही कि हम अपने किसी मित्र को समाप्त करने की मनसा रखें और बिहार में जैसा बीजेपी के अध्यक्ष ने बोला, क्या बोला, इनके ट्रेडिशनल एलाइज इनका साथ छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि इनके तानाशाही सोच विपक्ष के लिए या दूसरे मित्रों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए जो इनकी सोच है वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए लोग इनका साथ छोड़ के चले गए। आज विपक्ष से जो सिंपैथी दिखाने का स्वांग रचा जा रहा है कि ये लोग एक दूसरे का वोट काटने के लिए हैं, दरअसल में ये खौफ है, पता है इनको कि कोई और दलील नजीर नहीं दे सकते और ये हारने जा रहे हैं। आपको किस बात पे कोई वोट देगा? आपको इतना गुमान है इस देश के वोटरों पे, जैसे लगता है आपको हर बात में कि कहां जाएंगे, क्यों नहीं मुझको वोट देंगे। अपने आप को, यहाँ के वोटरों का अपना गुलाम खर्च समझने वाले बीजेपी के लोगों को इस बार देश की जनता समझा देगी कि ये जनता है, जनार्दन है, आप नहीं बादशाह हैं। आप अपने आप को बादशाह समझा करिए। एक साल के प्रधानमंत्री, ठीक 1 साल के प्रधानमंत्री जी, अरे दुनिया में ये दशक, बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा। आप क्या क्या बातें करते हैं, देश भर की बातें बता रहे हैं। आप बस मोदी जी को दौड़ाते रहिए, अपने आप आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति जो कहते हैं कभी उन्होंने हितकारी कार्य किया नहीं, सिर्फ हम दो और हमारे दो के बियॉन्ड इनकी सरकार और इनकी सरकार की नीतियां किसी के लिए नहीं है। अच्छा ठीक, लोग इस बात को समझ चुके हैं। देखिए अभी आपने जैसे कहा ना, 1 साल के प्रधानमंत्री हैं। मुझे अभी राहुल गांधी जी अमेरिका में है, मणिशंकर अय्यर साहब का बयान याद आ रहा है, अभी दिया उन्होंने, शायद कल या परसों दिया सुधांशु जी, कि ये ऑडियंस सामने बैठी थी, कहा ये आखिरी बार है जब आप राहुल गांधी जी को बतौर विपक्ष का नेता देख रहे हैं, अगली बार जब आपसे मुलाकात करने आएंगे तो ये सरकार के माध्यम से आपसे मुलाकात करने आएंगे। सौरभ जी, जो आपने बोला ना और जो अखिलेश जी की टोन में दिख रहा है, अरे यही तो मजेदार बात है। अभी ये पटना में जो मिलने की बात कर रहे हैं ना सौरभ जी, ये पटना में इनका मिलना, यानी इनकी आपसी मतभेदों के बीच की खाई का जो पुल है ना, ये पटना, ये बिहार के उसी पुल की तरह होने वाला जो बनने से पहले ढह जाता है। और डहता क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार की दीमक उसे ढहा देती है। और ये सब वो पार्टियां हैं
जो कि भ्रष्टाचार में आज से नहीं पिछले 3-4 दशकों से लिप्त हैं। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जनवरी 2014 की प्रेस रिलीज देख लीजिए। हमारी सरकार तो नहीं थी, जितनी इन्होंने सूची जारी की थी उसमें से 98 क्या 99% नेता तो विपक्ष के थे। तो हमने तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज किए थे। इन सिर्फ एक नेता इन्होंने हमारा नाम लिया था, जो कि उस समय हमारी पार्टी में नहीं थे, येदियुरप्पा जी, जिनका के ऊपर सारे मुकदमे क्लियर होने के बाद वो भाजपा में आए। इसके अलावा कोई दूसरा नेता बता दे। तो भाई, जब यही सारी पार्टियां पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त थी और यही पार्टी उनको उसका सर्टिफिकेट दे रही थी और आज अचानक सब पलट गए। अब दूसरी बात देखिए, अजीज खान साहब कितने जोश और खरोश में बोले और कहने लगे विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा है। यही अखिलेश जी बोले। अच्छा, मैं पूछता हूं, कोई बात नहीं, आपको लगता भाजपा विपक्ष सम्मान नहीं करी, आप एक दूसरे कितना सम्मान कर रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अजीज खान साहब से पूछिए कांग्रेस को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने को देंगे। जासमीन शाह जी से पूछिए कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। और अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि कर्नाटक अभी जीते हैं, जिसमें ये बहुत आत्मविश्वास और गर्वोन्मत्त नजर आ रहे हैं, वहां भी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, कितनी सीटें देंगे। अभी देखिएगा, पूछते या गुजरात में कितनी सीटें दे देंगे। अभी आप देखिएगा एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है और आपस में कितना घमासान है। ये दोनों चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। दूसरी बात उन्होंने कहा, आखिरी बार विपक्ष के नेता के रूप में जवाब दे दे रहा हूं सरकार के माध्यम से। अब यहीं पर तो सारी समस्या है, यही तो सारी समस्या है। जरा इनसे पूछिए कि सरकार में किस भूमिका का ख्वाब संजो रहे हैं, और उसके बाद अजीज खान जी और इनसे पूछिए कि ये सरकार में उस भूमिका के ख्वाबों ख्याल के साथ ये हैं या नहीं है, कांग्रेस के ख्वाबों ख्याल के साथ। एक्चुअली में क्या हुआ है कि सारे दलों में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। जनता को साफ पता है जी कि ये लोग मिलकर देश में एक मजबूर सरकार चाहते हैं, हम एक मजबूत सरकार चाहते हैं। ठीक है, हमारी तरफ मोदी जी हैं, जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए, और जिनके बारे में ये कह रहे हैं ये दशक सबसे पुराना वैसा दशक है मान्यवर, इसी दशक में हम आपकी तरफ सब पके पकाए, इनकी तरफ क्या चिकने कच्चे खड़े हैं सारे। जैस्मिन शाह साहब जवाब दे दें पहले। पूछा अभी इन्होंने दिल्ली में कितनी सीट देंगे, कहा ये विपक्षी एकता बिहार के पुल की तरह ढह जाएगी। सौरभ जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि सुधांशु जी के मुंह से भ्रष्टाचार नाम का शब्द सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। मतलब ये किस बैकग्राउंड से और कंटेक्स्ट से आज भ्रष्टाचार की बात भी कर सकते हैं। 40% करप्शन का आरोप कर्नाटक की जनता ने उनके ऊपर लगाया और उनकी मुंह को खानी पड़ी। कितनी सीटें मिली आपको और मुझे पता है। हेमंत शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, इतने बड़े बड़े नेता जिन पर ये लोग खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे लगा चुके हैं, जैसे भाजपा ज्वाइन करते हैं सारी चीजें खत्म। आज देश के इतिहास में पहली बार एक पार्टी को वॉशिंग मशीन पार्टी कहा जा रहा है। इनको तो थोड़ा शर्म तो कर लीजिए कि आप भ्रष्टाचार की एटलीस्ट बातें ना करें। रही बात की विपक्षी एकता की, देखिए आज हमें कितनी सीट मिलेगी, उनको इतनी सीट मिलेगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है सौरभ जी। आज देश में लोकतंत्र बचाना सबसे अहम है। आज आम आदमी पार्टी रहे ना रहे वो दूसरी चीज है, ये छोटी चीज है। अगर देश में जनतंत्र ही नहीं बचेगा, अगर चुना हुआ मुख्यमंत्री, अगर दिल्ली की जनता 62 आउट ऑफ 72 सीट से 70 सीट से अगर जिता के भेजती है और भाजपा बोलती है कि मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हम नहीं जीते, आप जीते हो। भैया ये क्या अफ्रीका का नेशन बना दिया है आपने। जैस्मिन साहब, फिर मुझे लगता है आपको बड़ा खुलकर स्पष्ट करनी चाहिए बात। दुनिया भर में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आपने कटवाने का काम किया है वो आज भाजपा ने किया। आपने कहा लोकतंत्र रहेगा तब तो पार्टियां रहेंगी, तब तो चुनाव होंगे। आज लोकतंत्र बचाने के लिए आप सबको साथ लेना चाहते हैं, तो कहिए कि ठीक है, हमने 2014 में जिन पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहा था, आज लोकतंत्र बचाने के लिए हमें उनका भी साथ लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम ले रहे हैं। लेकिन ओन करिए आप अपने उस स्टेटमेंट को 2014 के। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी किसी भी पार्टी पे आरोप लगते हैं तो कोर्ट उसे तय करे। लेकिन ये अगर काम करेंगे कि भाजपा जब सरकार में आती है आरोप लगाएगी, लेकिन जैसे वो पार्टी रात को, वो आरोप आप ही ने लगाए थे हमारे अंदर। बिल्कुल सौरभ जी, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अगर उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप जांच कीजिए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि जब वो नेता को आप 1000 करोड़ या 100 करोड़ रुपए दे दें, आपकी तरफ आ जाए तो सारी जांच ड्रॉप हो जाए।
मतलब ये तो मुंह काला करने की बात है ना, और भाजपा ये करते आ रही है। चलिए ठीक हर है। जगह पे जहां पे भी विपक्ष की सरकार बनती है एमएलए को खरीदती है, नहीं तो ईडी या सीबीआई का केस चलिए लगाती ठीक है। और जैसे वो ज्वाइन कर 23 लेता है जून तो भाई सारी अहम जांच तारीख है, खत्म। इंतजार रहेगा उस वक्त का। समय इतना ही था, कम बात हो पाई, थोड़ा धन्यवाद। लेकिन आप लोग जुड़े, सुधांशु जी, अखिलेश जी, जैस्मीन जी, डॉक्टर अजीज खान, आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए।